हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज हम एक करंट न्यूज एनालिसिस की बात करने वाले हैं और उसका नाम है फ्लड प्लेन। ठीक है, फ्लड प्लेन के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखेंगे क्या है फ्लड प्लेन, किस इसके बारे में जानेंगे। यह आपके GS1 के लिए यानी कि ज्योग्राफिकल सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप सिविल एनालिसिस ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सारी PDF जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले देख लेते हैं क्या फ्लड प्लेन। आपको एक इमेज के थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि फ्लड प्लेन है क्या। आप देख सकते हैं ये फ्लड प्लेन का एक एनिमेशन है जिसमें किस तरीके से सेडिमेंट्स जो है जमा हो रहे हैं, जो वाटर है वाटर का लेवल एकदम से बढ़ रहा है और साथ ही साथ वाटर के लेवल बढ़ने के साथ साथ उसमें क्या हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ये पहले वाटर का लेवल था और यहाँ पे वाटर का लेवल बढ़ता बढ़ता चला गया और जिसके वजह से ये जो है अमाउंट पूरी तरह से बढ़ गई और जिसके कारण से यहाँ सेडिमेंट जो है जब पानी अपने लेवल से नीचे चली गई तो ये सेडिमेंट जमा हो गए और उसके बाद ये जो फ्लड से बीच बीच में जब आते रहते तो ये लेवीज बनाते हैं और लेवीज के साथ साथ आपके क्या नाम है जो प्लेन वगैरह है उस एरिया को फ्लड प्लेन के रूप जो है नाम दिया जाता है और फिर उससे जो कटिंग वगैरह होती है उसके वजह से क्या हो जाती है, यहाँ पे लेवीज के साथ साथ इनकी जो फ्लड प्लेन का या टेरेस वगैरह जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये नई फ्लड प्लेन जो है बन के निकल के आता है और इसमें अलग अलग चीज जो है इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि आपके बांगर, खादर, इन सब चीजों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, खादर, ठीक है, जो कि आपके नॉर्दर्न प्लेन के में सबसे ज्यादा जो है देखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे में अगर हम बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है हमारे पास वो है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन के बारे में पहले जान लेते हैं कि फ्लड प्लेन जो है वो होता क्या है, इसके बारे में फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं फ्लड प्लेन की बात करूं, ये क्या होता है। फ्लड प्लेन आर द लैंड एडजेसेंट टू बोथ साइड ऑफ रिवर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सपोज कीजिए रिवर की कोर्स है और इसके साइड में जो ये एरिया है, जो लैंड है, उस चीज को एरिया को क्या कहते हैं हम लोग फ्लड प्लेन कहेंगे। दैट आर सबमर्ज अंडर द वाटर, यानी कि जब इसमें वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही वो पानी हटेगा, यानी कि जैसे ही वो बाढ़ जो है एक्सेस ऑफ वाटर जो है वहां से हटेगा तो वहां से जो एरिया बचेगा उसको कहेंगे हम लोग फ्लड प्लेन। यानी कि फ्लड प्लेन उस एरिया को कहते हैं जहां मैक्सिमम लेवल तक जो फ्लड है वो आ सकता है। ठीक है, अगर इसके शेप और साइज की बात करें फ्लड प्लेन की तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड होता है किस पे, स्लोप ऑफ रिवर पे, यानी कि उसका स्लोप किस तरफ जा रहा है। अगर रिवर इस तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब फ्लड प्लेन इस तरफ होंगे, अगर रिवर कुछ ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब ये तरफ होंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस पे, इनके स्लोप पे। अगर स्टीप स्लोप हो, स्टीप का मतलब जैसे कोई चीजें ऊंचाई से नीचे गिर रही है तो इसको क्या कहते हैं, स्टीप। स्टीप स्लोप हो तो फ्लड प्लेन एरिया जो होगा वो लेस होगा। अगर इफ दे आर फ्लैट, और फ्लड प्लेन जो है लंबे किलोमीटर तक मतलब ज्यादा दूर तक जो है जा सकता है। ठीक है, अगर वो स्टीप होगा तो। इंडिया की मॉडल बिल फॉर फ्लड प्लानिंग जोनिंग जो है 1975 में फ्लड प्लेन को जो है डिफाइन किया गया है, जिसमें इंक्लूड किया गया वाटर चैनल को, फूड चैनल को, और जो कि इसके लो लैंड एरिया जो है जो फ्लड से हमेशा यानी कि डूब क्षेत्र में रहते हैं उनको यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्लड प्लेन जो है कहा गया है। ये जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कहाँ पे हुई है, राजस्थान, मणिपुर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और आप जम्मू एंड कश्मीर फ्लड प्लेन जोनिंग एरिया में जो है ये इंक्लूडेड हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फ्लड प्लेन आपके दो तरह के होते हैं, एक तो पेनिनसुलर और दूसरा हिमालय रीजन के। जो हिमालय रीजन के होते हैं एक्चुअली में हिमालय से जो नदियां निकलती है उनकी बात हो रही है, और पेनिनसुलर रीजन में जैसे आपको पता है यहाँ की जो चट्टाने होती है वो आपके मैग्मा से बनी होती है और ये सॉलिड जो है सॉलिड चट्टाने होती हैं और जिसके कारण से यहाँ पे फ्लड प्लेन की जो है अमाउंट कम होती है, यानी कि कमी होती है। लेकिन हिमालय रीजन में देखा जाए तो वो नदियां जो है अपने साथ एलुवियल सॉइल को लेके आती है, जिसके कारण से वो एरिया प्लेन होता है और वहां पे
आपके फ्लड प्लेन देखने को ज्यादा मिलते हैं। अगर यहाँ पे बात करें रिवर का, यहाँ पे मतलब क्या है, रिवर जो वाटर बॉडी है वो कहीं ना कहीं नेचुरली डिफाइन होती है अपने बैंक से, यानी कि जो अपने किनारे हैं वो नेचुरली क्या होती है, पहले से ही डिसाइड होती है। लेकिन कभी ऐसा होता है ज्यादा बारिश हो गया, ज्यादा पानी को अगर हमने डैम बना के ज्यादा पानी को डाइवर्ट किया तो उसके वजह से क्या होता है, जो हमने नेचुरली देखा है कि पानी जो है अपनी नेचुरली बैंक बना के रखता है, वो बैंक क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जब उसका एरिया इंक्रीज होगा और कभी ना कभी तो वो पानी कम होगा, वो पानी कम हुआ तो वो एरिया क्या बनेगा, फ्लड प्लेन का रीजन जो है बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये देख सकते हैं जैसे रिवर का कोर्स कुछ इस तरह से था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फ्लड प्लेन जो है वो किस तरह से बन गए, और यहाँ पे फ्लड प्लेन जब बने तो इसके सेडिमेंट्स भी क्या हो गए, वो जो है जमा हो गए। ठीक है, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर जब आया तो यहाँ पे सेडिमेंट जो है वो अपना जमा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे वैलीज को काटते हुए भी और दिखने को मिलता है कि किस तरह से ये जो वैलीज है वो आगे तक थी और उसको किस तरह से काटते हुए पीछे की तरफ कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका नेचुरल लेवीज वगैरह जो होती है, ठीक है, फ्लड प्लेन की, लेकिन एकदम से जब पानी की मात्रा ज्यादा एक्सेस में हो जाती है तो ये एरिया क्या हो जाती है, पूरी प्लेन हो जाती है, और साथ ही साथ जो आपके हाईलैंड्स वगैरह होते हैं उनको भी काटना स्टार्ट करता है। ठीक है, जिसके कारण से उसका एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं जो आज का आर्टिकल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो है फ्लड प्लेन जो है बन रहा है, इस तरह की चीज जो है देख सकते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, प्रोटेक्टिंग फ्लड प्लेन इज नीडेड ऑफ आवर। यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लड प्लेन से हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव होने की जरूरत है, और यहाँ ये समय आ गया है कि यहाँ पे हम लोग कुछ काम जो है करें। अगर ह्यूमनिज्म की बात करें, ह्यूमैनिटी की बात करें, वो हमेशा पानी के लिए शॉर्टेज की हमेशा क्या करती रहती है, गुहार लगाती रहती है कि भाई पानी की जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्टेज है। ठीक है, हमेशा ये पता लगता है इनके थ्रू। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर देखें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखे जाए तो ये हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास वाटर की शॉर्टेज है। ठीक है, और वाटर की शॉर्टेज हमें कहीं ना कहीं एक्सेस देखने को मिलती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्टेट करता है कि फ्लड जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है फ्रीक्वेंटली और इंटेंसिटी के साथ, यानी कि हमेशा हमें दिखता है फ्लड कहीं ना कहीं आती रहती है और वो इंटेंसिटी भी होती है। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कहीं ना कहीं एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन के कारण से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ये सब होने का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये क्लेम किया था कि जो वहां पे फ्लड आया था, ठीक है, वहां पे 1700 लोगों की कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो इफेक्ट हुई थी, और 3300 लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे 1700 लोगों की जान गई थी और 3300 लोग कहीं ना कहीं यहाँ अफेक्टेड हुए थे। अगर हम 2013 की डाटा के हिसाब से देखें तो फ्लड कहाँ पे आया था, आपके उत्तराखंड में, और 2014 में कश्मीर वैली में, और 2015 में आपके चेन्नई, 2017 में आपके गुजरात के, जहां पे ये बताया गया यहाँ पे भारी नुकसान कहीं ना कहीं लाइफ का हुआ है और लाइवलीहुड का हुआ है, जिसके वजह से सबसे ज्यादा जो डैमेज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे हुआ है। ठीक है, और ये इफेक्ट कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो रेन इंड्यूसिंग फ्लड है, वो लैंडस्लाइड है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग रीजन में भी होते ही रहते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में। इस बार अगर हम देखें यमुना लेवल की जो है किस तरह से पानी जो है बढ़ा था, हमने देखे जो कि 45 साल का रिकॉर्ड जो है वो आपका तोड़ दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको अर्जेंटली हो गया है कि हम इसको टैकल करें। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पे 40 मिलियन हेक्टर जो कि लगभग 12% है टोटल लैंड ऑफ इंडिया के, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा खतरा है फ्लड का, और यहाँ पे सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी फ्लड की जो है सबसे ज्यादा इन सिटीज को अफेक्ट जो है करती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ नेचुरल टोपोलॉजी कहीं ना कहीं इसको मेंटेन करने की जरूरत है ह्यूमंस को, और जिससे कि इसको रोका जा सके। सिटीज जो है वो लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं और हैफेजेड मैनर में कर रहे हैं, यानी कि कोई ढंग से नहीं हो रहा है, यानी कि सिटीज कैसे भी अपनी तरीके से बच रहे हैं। ठीक है, और जहां पे डिजास्टर जो है काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। फ्लडिंग की बात करें, ये कहीं ना कहीं हमारी इफेक्टिव करती है, किसको अफेक्ट करती है, इकोनॉमिक को। ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है कि 75% ऑफ जीडीपी जो है 2013 तक कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट होने वाली है।
यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया की जो प्राइमरी रिलीज है वो कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से होती है, जहाँ पे सारे रूल्स वगैरह बनाए गए हैं और इस एक्ट को किस तरीके से डील किया जाए, फ्लड मैनेजमेंट किया जाए, इस तरह से बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि रिस्क जो है या फिर जो आपके जो फोकस है वो सिर्फ फोकस जो है फ्लड रिस्क पे नहीं है, ऐसा कुछ मतलब स्पेशली उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, अगर हम एक्ट की बात करें, डिजास्टर कहीं ना कहीं यहाँ प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है और साथ ही साथ नॉट पूरी तरह से ना तो सही हो पाता है, स्पेशली अगर हम देखें जब ये इंटेंसिटी जो फ्लड की वो आती है उस टाइम पे। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा और वो स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पे इस चीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से गवर्न किया जाए। यहाँ कहीं ना कहीं हमें अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए ताकि जो फ्लड कंट्रोल वगैरह है वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से होती रहे, जैसे यूके, नीदरलैंड, जो कहीं ना कहीं फ्लड रिस्क के मैनेजमेंट को प्रोटेक्शन करने में हेल्पफुल भी है उनके एरिया में। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी की, यहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्निकल मेजरमेंट्स जो है लेनी पड़ेगी, जैसे डाइक्स वगैरह, टेम्परेरी फ्लोड की डिफेंस वगैरह, वॉल्स वगैरह या फ्लोडर वगैरह, इन सब की जो है इंतजाम हमें करने पड़ेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को रिटेन रखना पड़ेगा, ताकि रिटेंशन रखना पड़ेगा ताकि जो वाटर है उसकी जो रिस्टोरेशन है उसको ठीक तरीके से रखा जाए और फ्लड प्लेन जो है ज्यादा ना इंक्रीज हो। इंडिया की अगर बात करें, सबसे ज्यादा एनक्रोचमेंट जो है फ्लड प्लेन एरिया में किए जाते हैं, मतलब लोग आके वहां पे फ्लड प्लेन के एरिया में बस जाते हैं, जिसके वजह से प्रशासन को ये सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि इन लोगों को यहाँ से हटाना। अगर 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाया जो इंक्रोचमेंट है फ्लड प्लेन रिवर्स में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेलियर हो रही है इस तरह की जो प्राइम रीजन को सॉल्व करने में। चेन्नई की जो फ्लड की बात की थे उस हिसाब से डाटा निकाला गया। 2015 की जो चेन्नई के फ्लड आया था उसके हिसाब से डाटा जो है यहाँ पे निकाला गया। ठीक है, और यहाँ पे और किस चीज की बात की गई, इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्क कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से देखिए क्या क्या हमने देखे यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, इंक्रोचमेंट, ठीक है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो लोगों का ठीक तरीके से यहाँ पे हैफेजर्ड मैनर में सिटीज को बसाना। ठीक है, तो ये सारी क्या है हमारी यहाँ पे कमियां हैं। ठीक है, जिसके वजह से फ्लड प्लेन जो है इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और क्या चीज देख रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली हेवी रेनफॉल क्यों होती है, क्लाइमेट चेंज के वजह से हेवी रेनफॉल होती है। और कंस्ट्रक्शन, हम हाउस का कंस्ट्रक्शन जो कि हैफेजर्ड वे में कर रहे हैं उसके वजह से। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए रिवर्स की, जैसे रिवर्स हो गया, होटल्स वगैरह हो गया, उन टूरिज्म स्पॉट पे सबसे ज्यादा लगा दिया जाता है जिससे कि टूरिज्म हो और इकोनॉमी बूस्ट हो। लेकिन इकोनॉमी तो बूस्ट हो रही है, लेकिन साथ ही साथ वो इकोनॉमिक का पैसा वहां पे भी तो जा रहा है, ये भी तो समझने वाली बात होगी। अब अगर हम बात करें मैसिव जो फ्लड आया था 2013 में, वहां पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे वर्चुअली जो कंस्ट्रक्शन किए गए थे 200 मीटर के अंदर उनको कहीं ना कहीं गंगा एरिया में वहां पे कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगा दी, बैरियर कर दिया। ठीक है, और 2015 में उन्होंने डायरेक्ट दिया इस चीज को, लेकिन जो अटेम्प्ट है वो बाईपास हो गई इस हिसाब से। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहीं ना कहीं वहां पे ठीक तरीके से हो नहीं रहा है उन स्टेट्स में। और उत्तरांचल रिवर वैली डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से यहाँ पे रेगुलेट करनी चाहिए हमें माइनिंग वगैरह को, कंस्ट्रक्शन रिवर वैलीज को, तो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, जो हमारी रिवर माइंस वगैरह होती है या फिर हम लोग की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके वजह से भी क्या होता है, फ्लड प्लेन जो है बनता है। ठीक है, तो यहाँ रैम्पेंट की बात की जा रही है, माइनिंग की, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के, तो इन चीजों पे भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें, फ्लड्स डू नॉट मियरली सो दैट फरी इन नेचर, दे आर ऑफन बॉट अबाउट क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि सारी चीज घूम फिर के आ जाती है किस पे, क्लाइमेट चेंज पे। अगर हम माउंटेनियस रीजन की बात करें, वहां भी कहीं ना कहीं हिमालय रीजन भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं।
लॉ जो है इंडिया में वो बनाए तो गए हैं, लेकिन क्या सही तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, इस बात की भी यहाँ पे पुष्टि होनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को कहीं ना कहीं हमें ठीक तरीके से बांधे रखना है, जिससे कि जो फ्लड प्लेन है उसका एरिया जो है हमें मेजर करना है, उसके कंट्रोल करना है, जिससे कि यहाँ पे फ्लड वगैरह जो है ज्यादा मात्रा में ना आए। प्रिजर्व इकोसिस्टम के किस तरह से बात करें, देखिए सबसे पहली चीज तो हमें प्रिजर्व करना चाहिए वेटलैंड, फॉरेस्ट, लेक्स, कोस्टल एरिया, इन सबको। ठीक है, जिससे कि हमें पता है यहाँ पे नेचुरल हजार्ड आते हैं, लेकिन हम क्लाइमेट चेंज में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे या फिर हैपेजार्ड वेड में इलीगल माइनिंग वगैरह करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, हमारी क्लाइमेट चेंज में योगदान देगी। अगर हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे क्लाइमेट चेंज को रोकना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे साथ ही साथ वाटर एक्ट की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो वाटर लेवल है अगर डाउन होगी तो और ज्यादा नुकसान जो है हमारे यहाँ पे होगी। फ्लड प्लेन को रिस्टोर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ वगैरह, ट्रीज वगैरह को लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे कि वहाँ की क्लाइमेट चेंज जो हो वो रेगुलेट हो सके। वाटर बॉडीज को प्रिजर्व करने की जरूरत है। लैंड यूज को सही तरीके से लैंड का यूज करना होना चाहिए, और यहाँ पे जो हम लोग माइनिंग वगैरह कर रहे हैं उनको इलीगल माइनिंग को रोकना चाहिए। हैपेजार्ड वे में ना बना के एक प्लान्ड वे में हमें सिटीज को बसाना चाहिए, और साथ ही साथ हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हमें क्या हो सके, बचाव हो सके। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं ऑथर। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो है फ्लड प्लेन्स वगैरह किस तरह से आता है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं इससे मोटिवेट मिलेगी, और हम इस तरह की वीडियोस और जो है आपके सामने लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।